Renegade Immortal, Chapter 592. Hello, welcome back to my channel Books with AR. इस लम्हे 3 स्टैंड्स पर मौजूद तमाम तमाशाई मुकम्मल तौर पर खामोश थे। ढोल की आवाज़ इलाके में गूंज गई। इस आवाज़ में एक किस्म की उदासी थी, एक जख्मी दिल था। इस आवाज़ को सुनकर लोग माजी को याद करने लगे। स्क्वायर के अंदर हर कोई बशमूल कमांडर इन चीफ्स खामोश था। डोमेन का अजीम एहसास ढोल की आवाज़ के जरिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में उतरा और उनकी रूहों को छू गया। वैंग लिन का हाथ अभी भी ढोल पर था। इस लम्हे ढोल की इस गूंज ने उसके दांव को दूर दूर तक फैला दिया था। ली मुवान के साथ उसके वक्त के मंजर, 700 साल तक कल्टीवेशन की तन्हाई, वो 100 साल जो उसने हेवनली फेथ सेक्ट में इम्तिहान में गुजारे, स्काई डेमन सिटी की सड़क पर चलने की वीरानी, ये सब अचानक रुक गया जब उसने कश्ती से आने वाली सितार की मौसीकी सुनी। जब सितार की मौसीकी उसके कानों में दाखिल हुई तो इसने उसके जिस्म को धोया, उसकी रूह को पाक किया और उसके दाव को निखारा। औरत की बजाई गई सितार की मौसीकी और ढोल की आवाज़ इस लम्हे एक साथ मिल गईं। वैंग लिन का दिल दोनों आवाज़ों को मिलाने के लिए एक पुल का काम कर रहा था। उसने ढोल बजाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और उस उदासी को मुंतकिल किया जो ली मुवान के जाने के बाद से उसके दिल में छुपी हुई थी। ढोल की आवाज़ स्क्वायर में गूंज गई। आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस आवाज़ पर गौर करते हुए आंसू भी बहाए। वो ढोल की आवाज़ से मुतासिर हुए और मुकम्मल तौर पर अपने दिलों के अंदर की दुनिया में खो गए। उनके माजी की मुख्तलिफ चीज़ें उनके दिलों में नमूदार हुईं। हर शख्स की एक कहानी होती है और वो कहानी उसके दिल में दफन होती है। ताहम एक ऐसी ताकत है जो उस कहानी को बाहर निकाल सकती है और उसे सतह पर ला सकती है। गूंज की ताकत। जिस लम्हे वैंग लिन ने ढोल बजाया, उसने वही जज्बात भेजे जो उसने सितार की मौसीकी सुनते वक्त महसूस किए थे। डेमन जनरल्स में मो लिहाई ने यादें माजी की झलक दिखाई। ना सिर्फ वो, बल्कि शी शियाओ ने भी उदासी की झलक दिखाई। सिर्फ एक शख्स मुस्तस्ना था और वो मो फेई था। इस लम्हे वो पुरसुकून था, या यूं कहें कि उसे लापरवाह कहा जा सकता है। ढोल की उदासी उसके साथ बिल्कुल भी गूंजती हुई नहीं लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि ढोल की आवाज़ कब रुकी, लेकिन उसके जाने के काफ़ी देर बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। जिस लम्हे वो होश में आए, कमांडर इन चीफ्स और चंद दीगर अफराद के अलावा जो लोग होश में आए थे वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो रो रहे थे। जुएन वाइस कमांडर इन चीफ ने वैंग लिन को देखते हुए एक आह भरी जो डीमन ड्रम के पास था। उसकी आंखों में पेचीदा एक्सप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया और उसकी जगह तारीफ ने ले ली। ढोल की आवाज़ के साथ अपने इरादे को फैलाना, शायद वो वही शख्स है जिसका डीमन एम्बरर लातादाद सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी कल्टीवेशन जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, इस आवाज़ को सुनने के बाद बढ़ने के आसार दिखा रही है। हेवन कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे कमांडर इन चीफ्स ने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के साथ वैंग लिन को देखा, ताहम उनके चेहरों पर सदमा मुश्तरक था। ढोल की आवाज़ में इरादे ले जाने के काबिल होने के मतलब के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। ये एक रियल्म था, डोमेन की एक मुख्तलिफ सतह और रूह की सफाई। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें बिजली की तरह थीं जब उसने वैंगलिन को देखा, और उसकी आंखों का धुंधलापन काफ़ी अरसा पहले गायब हो चुका था। इसका नाम वैंगलिन है। वैंगलिन ने अपने आसपास देखने के लिए मुड़ने से पहले आहिस्ता से अपना दाया हाथ उठाया। अब हर कोई उसे देख रहा था। उसकी नज़र गोल्डन आर्मर्ड आदमी पर पड़ी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का चेहरा अब उदास नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जर्द था। वो उसे घूरता रहा और एक लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं था। आज उसके सामने वाले कल्टीवेटर ने उसे बहुत बार सदमा दिया था। शुरू में उसने 5 बार ढोल बजाया जबकि उसका एक्सप्रेशन कभी नहीं बदला और उसका जिस्म बेहरकत रहा जैसे वो कोई विशाल पहाड़ हो। फिर उसने मोफे को पकड़ने के लिए 3 बार और बजाया। फिर 9वीं और 10वीं आवाज़ें आईं और वैंगलिन 10वीं आवाज़ पर पीछे हट गया। उस लम्हे उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में ये अभी शुरू हुआ था। ढोल की 11वीं आवाज़ आई जब वो अभी भी सदमे में था। अगर ढोल की ये आवाज़ पहले जैसी होती तो वो इतना खौफजदा नहीं होता, लेकिन ये 11वीं आवाज़ अपने साथ इरादे लेकर आई थी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने खुद से सवाल किया और जान गया कि वो भी ये हासिल नहीं कर सकता। ये कल्टीवेशन से कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि रियल्म से था, डोमेन की एक मुख्तलिफ सतह और रूह की सफाई।
गोल्डन आर्मर्ड आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि आज क्या हुआ। इस लम्हे उसने दर हकीकत वैंगलिन के खिलाफ जाने की नाराजमंदी महसूस की और ये एहसास बहुत मजबूत था। 15 बार और तुम अपना एक बाजू काट दोगे। वैंगलिन की आवाज पुरसुकून थी, लेकिन इस लम्हे हर कोई उसे वाज़ेह तौर पर सुन सकता था। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का सर सुन्न हो गया। वो ऊपर जाकर वैंगलिन से लड़ना पसंद करता। वो किसी ताकतवर स्पेल के बगैर वैंगलिन से लड़ना ज्यादा पसंद करता, इस बात के कि ढोल की आवाज गायब होने के बाद आए सवाल का जवाब देता। वैंगलिन ने गोल्डन आर्मर्ड आदमी को जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया। उसने अपनी नजर वापस ली और पहली बार उसकी नजर तमाशाइयों पर पड़ी। हर तमाशाई उसकी आंखों में नमूदार हुआ और उन सब ने उसकी नजर से बचने का इंतखाब किया। 6 वाइस कमांडर इन चीफ्स में से एक के अलावा सब ने वांगलिन की नजर से बचा जब उसने उन्हें देखा। उसकी आंखें वजाहत से भरी हुई थीं जब उसकी नजर वांगलिन की नजर से मिली। ये शख्स खर्न वाइस कमांडर इन चीफ था। उसकी आंखें साफ थीं और वांगलिन को देखते हुए अफसोस की झलक दिखाई दी। फिर उसने वांगलिन के सामने हाथ जोड़े। वांगलिन ने सर हिलाया और अपनी नजर हटा ली। इस बार उसकी नजर 8 कमांडर इन चीफ्स पर पड़ी। उनमें से हर एक ने उसकी नजर का सामना किया और ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी नजरों के मिलने पर एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। हेवन कमांडर इन चीफ ने पहली बार अपना मुंह खोला जब वांगलिन की नजर उस पर पड़ी। वांगलिन, मैंने तुम्हारा नाम याद रख लिया है। डीमन जनरल्स में हर किसी ने वांगलिन की नज़र से बचा। ताहम शी शाओ ने एक दहाड़ मारी और अपनी नज़र को वांगलिन की नज़र से मिलाने पर मजबूर किया। उसने बैटल इंटेंट की झलक दिखाई, लेकिन वांगलिन ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जब उसने अपनी नज़र हटा ली। वांगलिन की नज़र आखिरकार मौफी पर रुकी। इस शख्स का एक्सप्रेशन अभी भी लापरवाह था जब उसने सर्द मेहरी से वांगलिन को देखा। अपनी नज़र वापस लेने के बाद वांगलिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ ढोल पर रखा। अभी उसका मकसद ढोल बजाना नहीं था। जिस लम्हे ढोल पहली बार बजा, वांगलिन ने असेंडेंट स्टेज की पुकार महसूस की। उसने असेंडेंट स्टेज की सरहद को छू लिया था। मैं चाहता हूँ असेंडेंट। वांगलिन की आंखें नहीं खुली, लेकिन इस लम्हे उसका पूरा जिस्म मजबूत एतमाद के एहसास से भर गया। उसने अपना दाया हाथ डीमन ड्रम पर रखा। ढूंग ढूंग। अगरचे उसका हाथ नहीं हिला, लेकिन ढोल अचानक बजा। आवाज गरज में बदल गई और इस दुनिया में उतरी। ढोल की दूसरी आवाज की उदासी पहली से ज्यादा मजबूत थी। 2 आवाजों की उदासी के मिलाप ने ढोल की आवाज में भी उदासी शामिल कर दी। वांगलिन ने आहिस्ता से कहा, अभी भी थोड़ा बाकी है। जैसे ही उसने ये कहा, डीमन ड्रम से एक और आवाज आई। ढोल से 3 आवाजें। ढोल की 12वीं, 13वीं और 14वीं आवाजें आसमान में गूंज उठीं। ढोल की आवाजें एक साथ मिल गईं, जिसके नतीजे में पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर कुव्वत पैदा हुई। ये कुव्वत डीमन ड्रम से निकली और सीधे उसके हाथ के जरिए वांगलिन के जिस्म में दाखिल हो गई। इस लम्हे सबने एक आवाज सुनी। ये आवाज वांगलिन के जिस्म के अंदर से चीजों के फटने की आवाज थी। ये आवाज बहुत करारी थी और ढोल बजाने की आवाज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ताहम जिसने भी इसे सुना, उसने अपने मैरों से राहत का एहसास महसूस किया। काले माय के कतरे वांगलिन के जिस्म के तमाम मसामों से बाहर निकले। मैरो क्लिनजिंग। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें तेजी से चमकी और ऐसी तारीफ का इजहार किया जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। ये असली मैरो क्लिनजिंग है। पहले तुम सिर्फ सतह साफ कर रहे थे। दूसरे कमांडर इन चीफ सब ने वांगलिन को अपनी आंखों में शदीद हसद के साथ देखा। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि डीमन ड्रम ड्रैगन लेक के नीचे खजाना क्यों है। ड्रैगन लेक में एंशिएंट डीमन की स्पिरिट है और ये एक उस्ताद के तौर पर काम करती है जो उन्हें दाव सिखाती है। ये डीमन ड्रम एंशिएंट डीमन की खाल से बना है और इसमें एंशिएंट डीमन की ताकत है। अफवाह है कि हर डीमन एम्परर को एक स्पेल विरासत में मिलता है जो उन्हें स्काई डीमन कंट्री की शान की हिफाजत में मदद के लिए अंदर से एंशिएंट डीमन की ताकत निकालने के लिए ढोल बजाने की इजाज़त देता है। डीमन ड्रम के साथ अपने मैरो को साफ करना असल में एक ऐसा एजाज था जो सिर्फ स्काई डीमन कंट्री के मुकामी लोगों के पास था। विदेशियों को मैरो क्लेंजिंग की इजाज़त के लिए बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी पड़ती थीं। हर कमांडर इन चीफ को अपना ओहदा कबूल करते समय ढोल बजाने का मौका दिया जाता था। ढोल बजाने का इनाम मैरो क्लेंजिंग था। ताहम आया वो मैरो क्लेंजिंग हासिल कर सकते थे या नहीं, इसका इन्हिसार उनकी कल्टीवेशन पर था। ढोल की 3 आवाजें एक ताकतवर कुव्वत में मिल गईं जो वांगलिन के जिस्म में उमड़ आईं। उसके जिस्म में वैसे भी ज्यादा आलूदगी बाकी नहीं थी और ढोल की ताकत से ये एक बार फिर से साफ हो गया।
14 बार? गोल्डन आर्मर वाले आदमी का चेहरा और भी जर्द पड़ गया। गोल्डन आर्मर वाले आदमी के अलावा बाकी सब इस मामले को भूल गए थे। वो सब इस आवाज में डूब गए थे जो उनके कानों में दाखिल हुई और उनके दिलों को हिला दिया। ये मैरो क्लेंजिंग की आवाज थी। जब कोई शख्स मैरो क्लेंजिंग से गुजर रहा होता है तो उसके जिस्म से आने वाली आवाज सुनने वाले लोगों के जिस्म को हिला देती है। ये सुनने वाले के जिस्म के अंदर एक ऐसी लहर पैदा करती है जो मैरो क्लेंजिंग से गुजरने वाले शख्स के अंदर की लहर से कमजोर होती है। जब वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके जिस्म की तमाम आलूदगी ढोल ने बाहर निकाल दी। इस लम्हे उसे लगा जैसे उसका जिस्म आसमान में खींचा जा रहा है। फिर उसने डीमन ड्रम को देखा और उसकी आंखें वजाहत से भर गईं। मैं, वांगलिन, ने 700 साल तक कल्टीवेशन की है। मेरी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज तक पहुंच गई है और मेरा दाव मेरे जिस्म के साथ मिल गया है। मैं आखिरकार जान गया कि मैं अभी तक असेंडेंट स्टेज तक क्यों नहीं पहुंचा। असेंडेंट, अगरचे मेरा डोमेन मेरे जिस्म के साथ मिल गया है, लेकिन मेरा दाव हाट मुकम्मल नहीं है। आखिर में मेरे दिल की गहराइयों में उदासी का एक निशान, एक जख्म, एक सील किया हुआ जख्म है। जब ली मुकवान मरी तो मेरा डोमेन एक नई सतह पर पहुंच गया और मेरे जिस्म में दाखिल हो गया। लेकिन वानरे मेरे दिल में सील की गई एक सोच बन गई। यही वजह है कि जब मैं उस औरत की सितार की मौसीकी सुनता हूँ तो मुझे उदासी महसूस होती है, मुझे हमदर्दी महसूस होती है। अगर मैं उस सितार की मौसीकी को 100 साल तक सुनता रहता, जब तक ये सितार बजाने वाली औरत मर न जाती, तो जिस लम्हे वो मरती, मुझे बसीरत हासिल हो जाती। मेरे दिन की उदासी सितार की मौसीकी के साथ गायब हो जाती, सिर्फ एक निशान छोड़ती जो मेरी रूह के साथ मिल जाता। लेकिन आज इस ढोल की ताकत उधार लेकर मैं थोड़ी मुद्दत में 1 सदी के गुजरने का तजुर्बा करने के काबिल बना। मैंने अपनी सारी उदासी ढोल के साथ मिला दी और इसकी आवाज के जरिए उसे छोड़ दिया। जब मेरे दिल में मजीद उदासी नहीं रहेगी तो मेरा दाव हाट मुकम्मल हो जाएगा और मैं असेंडेंट स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। वांगलिन ने अपना हाथ उठाया और आहिस्ता से गिरने दिया। इस लम्हे उसके ख्यालात, उदासी और ली मुकवान के बारे में सब कुछ उसके दिल की गहराइयों से बाहर आया और उसके हाथ के साथ डीमन ड्रम की तरफ बढ़ा। लेकिन ऐसा करने का मतलब ये है कि मैं भूलने का इंतखाब करता हूँ। क्या मैं वाकई भूलना चाहता हूँ? इस लम्हे वांगलिन का हाथ लर्जा। Renegade Immortal, Chapter 593. Hello, welcome back to my channel Books with AR. भूल जाने का मतलब उसके वजूद की तमाम यादों को मुकम्मल तौर पर मिटा देना था, उसके दिल में उसके आखिरी साए को साफ करना था। अगर हेवन डिफाइंग बीट के अंदर ली मुआन की रूह एक दिन जाग भी जाए तो वोंगलिन के पास उसके लिए कोई जज्बात नहीं होंगे। वो सिर्फ मुस्कुराएगा और उसे वापस प्लैनेट सुजाकू भेज देगा। जो हो गया सो हो गया। इस लम्हे हवा का एक नर्म झोंका चला, वोंगलिन के बालों को हवा में उठाते हुए। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें तेजी से चमकी। उसने स्टैंड के किनारे की तरफ चंद कदम लिए और वोंगलिन को देखा। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वो वोंगलिन की हिचकिचाहट को देख रहा हो और वो बुड़बुड़ाया, क्या वो अपना हाथ नीचे दबाएगा? उस वक्त मैंने दबाने का इंतखाब किया था, वो कैसे इंतखाब करेगा? असेंडेंट, असेंडेंट, जो लोग असेंडेंट स्टेज तक नहीं पहुंचे वो कैसे जान सकते हैं कि असेंडेंट किस चीज की नुमाइंदगी करता है? असेंडेंट एक तन्हा रास्ता है। उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बाकी मानदा एहसासात या ताल्लुकात नहीं है, तो काफ़ी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी और उनके डोमेन के उनके जिस्म में मिल जाने के अलावा असेंडेंट स्टेज में कदम रखना इंतहाई आसान है। क्योंकि ये इतना सादा है, इनकी मुस्तकबिल की कल्टीवेशन में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उनके दिल ने इस किस्म की जद्दोजहद का तजुर्बा कभी नहीं किया। ताहम कुछ लोगों के लिए उनके दिल में बाकी मानदा एहसासात होते हैं। इस किस्म के लोगों के लिए उनका डोमेन ब्रेक थ्रू एक इम्तिहान है और साथ ही साथ अजियत भी। वाहिद खातून कमांडर इन चीफ शैलियान की आंखों में मजाक की झलक थी। अब वो उदासी से ठीक हो चुकी थी और जब उसने वोंगलिन की पीठ को देखा तो उसकी आंखों में मजाक और भी गहरा हो गया। वो दूसरों के मुकाबले में कल्टीवेटर को असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते वक्त पेश आने वाले इम्तिहान के बारे में ज़्यादा जानती थी, क्योंकि उसका मास्टर कल्टीवेटर हुआ करता था। तमाम जज्बात और एहसासात को तर्क करना क्या तुम कर सकते हो? शीशाओ ने वोंगलिन को देखते हुए त्योड़ी चढ़ाई और स्नॉट किया, जानबूझकर इसे पुरस्कार दिखाने की कोशिश कर रहा है। चेन ताओ जो उसके पास था, उसने त्योड़ी चढ़ाई। पहली बार उसने सोचा कि जो डीमन जनरल उसने ढूंढा था वो काफ़ी घिनौना था। उसने कुछ देर सोचा, फिर पुरसुकून लहजे में कहा, तुम उस जद्दोजहद को नहीं समझ पाओगे जिससे वो गुजर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान सेलेस्टियल के दिल को नहीं समझ सकते। शीशाओ मुड़ा और चेनताओ को देखा, फिर खामोशी से सोचने लगा।
मोफी के चेहरे पर लापरवाही और भी बढ़ गई जब उसने वोंगलिन को देखा और सरगोशी की। तुम उतने ही काबिले रश्क हो जितने वो उस वक्त था। दिलचस्प। उसके पीछे दालोस वॉर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर वाहिद शख्स था जिसने मोफी को सुना। उसका दिल लर्जा जब उसने अपना सर झुका लिया और नहीं बोला। ज़्वन वाइस कमांडर इन चीफ ने एक आह भरी। अगरचे वो कल्टीवेटर नहीं था, लेकिन अपने रुतबे के साथ वो कल्टीवेटर्स की असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। अगरचे वो ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वोंगलिन के हाथ को रुकते देखने के बाद उसे लगा कि उसने कुछ समझ हासिल कर ली है। इस लम्हे दूर दरिया पर एक कश्ती आराम से पानी पर चल रही थी। वो नौजवान जो सारी रात वोंगलिन के साथ शराब पीता रहा था, कश्ती के अगले हिस्से में हाथ में प्याला पकड़े बैठा हुआ था। उसने उसे एक घूंट में पी लिया और फिर आहिस्ता से कहा, छोटे साथी, तुम कैसे इंतखाब करोगे? वो औरत जो सितार बजा रही थी अब भी कश्ती पर थी, ताहम अब वो सितार नहीं बजा रही थी, वो बस खामोशी से वहां बैठी हुई थी। वोंगलिन का हाथ अभी भी डीमन ड्रम से 1 इंच ऊपर था और वो डीमन ड्रम को घूर रहा था। मेरे दाव हाट के मुकम्मल होने के लिए मुझे अपने दिल से सारी उदासी मिटानी होगी, लेकिन ऐसा करने में क्या ये वाकई इस लायक है? ली मुआन का साया उसकी आंखों के सामने नमूदार हुआ और उसके मंजर उसकी आंखों के सामने बहने लगे। अगर असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कीमत वाकई मेरे दिल की सारी उदासी मिटाना है, वाणेर के साये को मिटाना है, तो क्या मैं अब भी दाव की कल्टीवेशन कर रहा हूँ? क्या ये वाकई मेरा दाव है? वाणेर की जिंदगी और मौत और उसकी अबदी नींद, अगर मैं ये सब भूल जाऊं तो वो एक तरह से मेरा कल्टीवेशन फर्नेस बन चुकी होगी। अगरचे मैं एक आदमी के तौर पर कोई वली नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ज़मीर हमेशा साफ रहता है। आसमान बेरहम है, और अगर मैं भी बेरहम हो जाऊं तो ये आसमानों के खिलाफ बगावत कैसे हुई? मैं तो आसमानों के साथ चल रहा हूँगा। अपने एहसासात को फेंक देना उन कल्टीवेटर्स जैसा ही है जो डीमन जनरल कंपटीशन छोड़कर चले गए। ये फरार होने की एक शक्ल है, और ये मेरा दाव नहीं है। मेरा दाव बगावत करना है। बगावत करना और आसमानों के खिलाफ चलना है। ये मेरा रास्ता है। कदीम कल्टीवेटर्स ने कल्टीवेशन के लिए आसमानों को धोखा दिया। मैं आखिरकार लफ्ज़ धोखा का मतलब समझ गया हूँ। ये आसमानों को धोखा कैसे है? वो वाज़े तौर पर भाग रहे थे, अगरचे ये आसमानों के बहाव के साथ जाना नहीं है, लेकिन मंजिल वही है। वोंगलिन की आंखों में वजाहत नमूदार हुई। मैं अपने दिल की उदासी फेंक सकता हूँ, लेकिन ये बाकी मांदा एहसास ऐसी चीज़ है जो आसमान भी मुझसे नहीं छीन सकते। इस लम्हे वोंगलिन ने अचानक आसमान की तरफ देखा। उसके जिस्म से एक इंतहाई हैरान को नारा निकला। अगरचे ये आरा ताकतवर नहीं था, लेकिन ये हर किसी को, बशमूल हेवन कमांडर इन चीफ को लर्जाने के लिए काफी था। ये आरा एक तेज तलवार की तरह था जो वोंगलिन से निकला और आसमान में घुस गया। आसमान चीर गया, बादल हट गए और दुनिया वोंगलिन की आंखों के सामने खुल गई। ये है। हेवन कमांडर इन चीफ की जहनी मजबूती के बावजूद वो मुतासिर हुए बिना न रह सका। उसने वोंगलिन को सदमे से भरी आंखों से देखा। उसका इंतखाब डीमन एम्परर से कितना मिलता जुलता है। हेवन कमांडर इन चीफ ने वैंगलिन को बामानी नजर से देखा। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का एक्सप्रेशन और भी जर्द हो गया। जिस लम्हे वैंगलिन का हाथ रुका, उसने सोचा कि वो खुशकिस्मत हो सकता है, लेकिन जब वो औरा वैंगलिन के जिस्म से निकला तो उसे अपने सामने आफत आदि महसूस हुई। वैंगलिन की पीठ को घूरते हुए उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट पागलों की तरह बढ़ गया। अगर मैं उसे 15वीं बार बजाने से पहले मार दूं, तो अगर डीमन एम्परर मुझे इल्जाम भी दें तो वो मुझे ज्यादा सजा नहीं देंगे। आखिरकार ये सिर्फ एक कल्टिवेटर है, और मैं न सिर्फ स्काई डीमन कंट्री से ताल्लुक रखने वाला हूँ, बल्कि मैंने मुल्क के लिए बहुत से कारनामे भी अंजाम दिए हैं। वैंगलिन के जिस्म से निकलने वाला ऑरा नमूदार होने के फौरन बाद गायब हो गया। असली कल्टिवेशन आसमानों के खिलाफ बगावत है। मैं नहीं मानता कि मैं असेंडेंट स्टेज तक पहुंच सकता हूं अगर मैं सिर्फ अपने दिल की उदासी मिटा दूं, लेकिन इन बाकी मानदा एहसासात को रखूं। असेंडेंट आसमानों पर चढ़ना नहीं, बल्कि खुद को बुलंद करना है। आसमान मुझ में मुदाखलत नहीं कर सकते, सिर्फ मेरा अपना दिल कर सकता है। अगर मेरा दिल हार मान लेता है तो मैं बगावत का मतलब खो देता हूँ और आसमानों की मर्जी पर चल रहा हूँगा। अगर मेरा दिल मजबूत है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आसमान मुझे असेंडेंट स्टेज तक पहुँचने से कैसे रोकते हैं, मुझे आसमानों के खिलाफ बगावत करके कल्टीवेशन करने से कैसे रोकते हैं। वैंगलिन की आंखें तेजी से चमकी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के ली मुवान के जाने से पैदा होने वाली सारी उदासी को अपने दाएं हाथ के साथ मिला दिया। इस लम्हे आसमान रंग बदल गया और बिजली आसमान में भर गई। बिजली के झटके बादलों से निकलने वाले चांदी के सांपों की तरह थे। शाही शहर के ऊपर आसमान में होने वाली तब्दीली ने स्काई डीमन सिटी में हर किसी को चौकन्ना कर दिया।
इस लम्हे हर किसी ने अपना सर उठाया और शाही शहर की तरफ देखा। ये खास तौर पर स्क्वायर पर मौजूद लोगों के लिए था। उनकी निगाहें वैंगलिन के इतने लंबे ना होने वाले साय पर जमी हुई थीं। यहाँ तक कि कश्ती पर सवार नौजवान भी खड़ा हो गया और शराब का प्याला नीचे रख दिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से शाही शहर को घूरा। इस लम्हे कदीम मैदान जंग में जहां हुपाओ ट्रेनिंग कर रहा था, वहां मौजूद तारीक टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो स्काई डीमन सिटी से हजारों किलोमीटर दूर था, मुकम्मल तौर पर काले आर्मर के हेलमेट के अंदर भूतनुमा रोशनी जली। जिस लम्हे भूतनुमा रोशनी जली, टावर के बाहर आसमान में खौफनाक उतार चढ़ाव नमूदार हुए। भूतनुमा रोशनी झिलमिलाई और टावर में एक पैगाम गूंजा, हेवन डिफाइन कल्टिवेशन। बहुत अच्छे। शाही स्क्वायर में वैंगलिन की सारी उदासी उसके दाएं हाथ में जमा हो गई। इस लम्हे उसका दाया हाथ लामहदूद उदासी से भरा हुआ था और उसमें अचानक उसे डीमन ड्रम पर दबा दिया। इस लम्हे गोल्डन आर्मर्ड आदमी की आंखों ने ताकतवर किलिंग इंटेंट जाहिर किया। उसका जिस्म अचानक हिला और उसकी सारी कल्टिवेशन उसकी टांगों पर जमा हो गई। वो नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से हिला और वैंगलिन की तरफ बढ़ा। अपनी मौत कबूल करो। जैसे ही गोल्डन आर्मर्ड आदमी चिल्लाया, वो वैंगलिन के पीछे नमूदार हुआ। इस लम्हे उसके दाएं हाथ में एक तेज चमक नमूदार हुई, जैसे वो सूरज को पकड़े हुए हो। मैं उसे 15वीं बार बजाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं नहीं मानता कि एम्परर मुझे सजा देंगे अगर मैं उसे मार दूं। गोल्डन आर्मर्ड आदमी की आंखों में किलिंग इंटेंट तकरीबन ठोस शक्ल इख्तियार करता हुआ लग रहा था। जैसे ही उसका दाया हाथ करीब आया, जमीन फौरन जलने लगी। 1000 फीट के अंदर हर चीज आग वाले जहन्नुम जैसी थी। हेवन कमांडर इन चीज की आंखें सर्द हो गईं जब वो स्टैंड से कूदा और चिल्लाया, जिनवुशु, तुम क्या कर रहे हो? इस लम्हे वैंगलिन ने गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखने के लिए मुड़ने की कोशिश की। उसका अचानक नमूदार होना वैंगलिन की तवक्कुआत से बाहर नहीं था। वैंगलिन ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये शख्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने पहले ही 3000 से ज्यादा लाइफ सील्स के साथ अपने जिस्म को घेर लिया था और ढोल से 15वीं आवाज की मदद से वो पुरएतमाद था कि वो इस हमले को रोक सकता है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने तांस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दाएं हाथ में सूरज पकड़े हुए हो और वो उसे वैंगलिन की तरफ मार रहा हो। उसका वक्त बहुत अच्छा था। अगर वैंगलिन बचता तो वैंगलिन ढोल को 15वीं बार बजाने के काबिल न होता और वो फौरन वैंगलिन का पीछा करता। अगर वैंगलिन नहीं बचता तो वो पुरएतमाद था कि जिस लम्हे वैंगलिन का हाथ ढोल को छुएगा, वो इस बच्चे को मार सकता है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने हेवन कमांडर इन चीफ को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और एक जालिमाना मुस्कुराहट दिखाई। जैसे ही हेवन कमांडर इन चीफ करीब आया, गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने अपना बायां हाथ हिलाया। वो किसी को वैंगलिन को मारने से रोकने की इजाजत नहीं देगा। हेवन कमांडर इन चीफ के दाएं हाथ ने एक सील बनाई जिससे काली रोशनी बनी, जो गोल्डन आर्मर्ड आदमी के बाएं हाथ से टकराई। इस लम्हे कश्ती पर सवार नौजवान का एक्सप्रेशन अचानक तारीक हो गया। उसकी आंखों ने गुस्सा जाहिर किया और वो चिल्लाया, तुम्हारी ये जुर्रत, जिनवुशु, तुम मरने के लायक हो। ठीक इसी लम्हे गोल्डन आर्मर्ड आदमी का जिस्म अचानक लर्जा और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट ऐसे गायब हो गया जैसे उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। फिर 1000 फीट के अंदर शोले धुंधले पड़ गए और उसके जहन में एक आवाज गूंजी। उसका चेहरा मौत की तरह जर्द था जब उसने कहा, ये आवाज। उसी वक्त स्काई डीमन सिटी से हजारों किलोमीटर दूर काले टावर में काले आर्मर में भूतनुमा रोशनी अचानक झिलमिलाई और डिवाइन सेंस के पैगाम के जरिए एक सर्द स्नॉट गूंजी। जैसे ही गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने वो दो अल्फाज कहे, एक सर्द औरा उसके जिस्म से भर गया और उसके गिर्द 1000 फीट का आग वाला जहन्नुम फौरन बुझ गया। एक सर्द स्नॉट खला से आई और सिर्फ गोल्डन आर्मर्ड आदमी के कानों में दाखिल हुई। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का जिस्म शिद्दत से हिला और उसका आर्मर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस लम्हे उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका और उसके हाथ में मौजूद सूरज बुझ गया।